हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर मैटर्स और सराउंडिंग। मैटर सबसे फर्स्ट आपसे पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है आपके नेचर के अंदर, ठीक है, जो आपके पास स्पेस ऑक्यूपाई करा रहे हो, कहाँ पे? नेचर के अंदर, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल्स के लिए डिस्कस करते हैं एयर, ठीक है। एयर हो गया, आपकी पेस्ट हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है, आपका वाटर H2O की बात कर लेते हैं। ये सभी आपके पास क्या है? मैटर है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब भाई ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई नेचर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। भाई हम बात करते हैं इंडियन साइकोलॉजिकल के बेस पे। इंडियन लोगों का कहना है कि इनके अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं ये 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपका हो गया वाटर, एयर, स्काई। इस तरीके से आपका जो इंडियन साइकोलॉजी कहता है वो ये कहता है कि 5 तरीके से आपका नेचर में क्या किया जाता है, इसको ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। तीसरा, इसको पढ़ने के कितने तरीके हैं, यानी कि इस मैटर को किस बेस पे किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो इस मैटर को हम 2 टाइप से डिस्कस करते हैं। 2 टाइप से डिस्कस करते हैं, या फर्स्ट वन हम जो डिस्कस करेंगे वो हम फिजिकली प्रॉपर्टी के बेस पे, फिजिकली प्रॉपर्टीज के बेस पर डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें उसका नेचर पता चलेगा, उसकी बॉन्डिंग पता चलेगी, वो कैसे काम कर रहा है उसके बारे में पता चलेगा। फिर धीरे धीरे हम उसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकली नेचर के बारे में बात करते हैं, फिर हम केमिकली नेचर, 2 तरीके से इसको पढ़ा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। भाई मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो मैटर होता है वेरी थिन पार्टिकल होता है, ठीक है। जो आपके पास मैटर होगा वो थिन पार्टिकल्स होगा, वेरी थिन पार्टिकल होता है जो आपका मैटर होता है। दूसरा ये कहता है कि ये जो एक मैटर जो होता है उसके जो बिटवीन क्या होता है उसमें स्पेस होता है, ठीक है। एक मैटर एक पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। भाई एक मैटर आपके पास हो गया, जैसे मान लो वाटर की बात करते हैं। वाटर में आपके पास 2 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 एटम आपके पास प्रेजेंट है। एलिमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो वाटर और हाइड्रोजन 2 चीजें हैं, तो एक वाटर की मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होगा, वो स्पेस जुड़ा रहता है बॉन्डिंग के बेस पे। और यहाँ पे फिर हम उसका भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक तो वेरी थिन पार्टिकल होता है, बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है। दूसरा कहता है स्पेस फॉर्म एग्जिस्ट, यानी कि ये स्पेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक मॉलिक्यूल के बीच में और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, स्पेस एग्जिस्ट होगा। जब आप क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, या उसमें उतने एटम मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े कैसा रहेंगे, जुड़ने का रीजन क्या होगा, तो वो होगा उसका स्पेस, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो बॉन्डिंग की वजह से जुड़ा हुआ है, पर जो उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके बारे में हम जो थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्लासिफाई करता है कितने तरीके से, मतलब आप इसको कितनी फॉर्म में आप डिस्कस कर सकते हैं, कितने तरीके से आपको पढ़ सकते हैं। तो फिजिकली बेस पे जो हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकली बेस पे जो हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम जनरली 3 तरीके से करते हैं। फिजिकली जो नेचर के अकॉर्डिंग है वो 3 तरीके से करते हैं। फर्स्ट आता है सॉलिड, दूसरा आता है
लिक्विड, और तीसरा जो आता है वो आता है हमारे पास गैस। इन तीन तरीके से जो डिस्कस किया जाता है, सबसे पहले जो फिजिकली मेथड यानी कि फिजिकली तरीके से। अच्छा, वैसे आजकल जो हम डिस्कस करते हैं किसी स्टैंडर्ड की बुक से यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें जो हम पढ़ते हैं वो 5 तरीके पढ़ते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा एक्वा सॉल्यूशन और पांचवा है प्लाज्मा स्टेट। और प्लाज्मा का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आपकी ट्यूबलाइट्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स जो जलती हैं, वो उनके अंदर एक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, वो मीडियम होता है आपका कौन सा, प्लाज्मा स्टेट के अंदर, वो प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर। अब ये तीन, भाई देखो एक बैटर की बात कर रहा हूं, हमने एक कंडीशन पैदा की, फॉर एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने बोला कि भाई जो मैटर्स होते हैं वेरी थिन पार्टिकल, बहुत ही थिन पार्टिकल, बहुत ही हल्के लाइट पार्टिकल होते हैं। फिर मैंने बात की मैटर्स जो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, जो एग्जिस्ट करते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डिंग फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल्स के लिए मान लो मेरे पास ये एक छोटा सा बर्तन है, इसमें मैंने पानी डाला, तो पानी में होगा क्या होगा, पानी की बूंदें होंगी भाई, जैसे पानी की एक बूंद यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, पांचवी यहाँ पे, इस तरीके से बूंदे हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जुड़ने का रीजन क्या है, बॉन्डिंग, मतलब ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट। इसके बीच में ये जो स्पेस या आपको जगह दिख रही है, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे स्पेस है। फिर भी ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, बॉन्डिंग के द्वारा। क्योंकि इस बॉन्डिंग के बारे में मैंने पहले यहाँ नहीं बताया, अब इनकी बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, किस लिए, क्योंकि अब इन बॉन्डिंग्स का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि भाई ये बॉन्डिंग होती क्या है और कितने टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। ये हमारा केमिस्ट्री का जो 9th क्लास के अंदर है, यहाँ से हमारे केमिस्ट्री का बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट होते हैं, जो कि हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इसके जो रिलेटेड चैप्टर होते हैं वो 11th क्लास में है, और 10th में जो टॉपिक होते हैं वो हमारे 12th क्लास में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो अब इसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो एक ही मैटर जो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट के अंदर, ये वाली स्टेट, ये वाले स्टेट और ये वाले स्टेट, ये तीनों स्टेट्स कहाँ से आती हैं, ये आई आपकी नेचर से, ठीक है। और जो 2 स्टेट्स के बारे में बात की थी मैंने, 4 के बारे में, जो प्लाज्मा और जो आपकी 5th स्टेट थी जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे, जो आपकी एक्वस जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये दोनों स्टेट नेचर स्टेट नहीं है, इन स्टेट को बोलते हैं मैन मेड स्टेट हैं ये आपकी, कि आपका मैटर है वो 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमारी नेचर के अकॉर्डिंग होती हैं। प्लाज्मा और एक्वस जो स्टेट्स होते हैं वो मैन मेड स्टेट हैं, वो नेचर से उनका कोई मतलब, नेचर के अकॉर्डिंग उसको हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, कोई रिलेशन नहीं है। ये मैन मेड स्टेट हैं जो मैटर के बारे में बताई जाती हैं। अब भाई ऐसा क्यों और किस वजह से कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैस के अंदर हम एक मैटर 3 स्टेट में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। भाई मैटर हमारे पास है तो हो सकता है या तो उसको एक स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए, या उसको हो सकता है कि मतलब कि इन 5 स्टेट में एग्जिस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ गई, किस वजह से करता है, और बॉन्डिंग का यहाँ पे क्या रोल प्ले रहता है। तो जब हम 3 स्टेट में क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो सबसे बड़ा इफेक्ट आता है कि मैटर यदि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर चेंज होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो रोल प्ले कर रहा होगा ना, वो हमारा बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो आपके पास थे, ये यहाँ पे जो इनके बीच में जो स्पेस होने के बाद भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो जुड़े होने का रीजन वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं भाई, अब तो जो बॉन्डिंग होती है, अब बॉन्डिंग की बात कर लेता हूं मैं एक बार। बॉन्डिंग्स जो होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस में बेसिकली हम 2 तरह की बॉन्डिंग पढ़ते हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने का रीजन क्या है, क्योंकि उसी बॉन्डिंग पे जो इफेक्ट आएगा, जो चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से इनका नेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। ये भी इसी मैटर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैटर के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो हम डिस्कस करते हैं वो आता है वंडरवॉल, VAANDR, वंडरवॉल फोर्सेस। भाई ये 2 फोर्सेस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इनकी देखो डेफिनेशन की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम रहेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, 2 सब्सटेंस, 2 एटम्स, 2 आयन एक्सेट्रा।
ठीक है, कि भाई इनके बीच में मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम मॉलिक्यूल्स आयन कंपाउंड्स। भाई अट्रैक्शन होगा बिटवीन द एटम मॉलिक्यूल एंड आयंस, ठीक है, और सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा वंडर वॉल फोर्सेस, ये भी सेम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम मॉलिक्यूल एंड। भाई जब दोनों में डेफिनेशन हमारे पास सेम है तो दोनों वर्क कैसे करेंगे वो हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने की। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं, दोबारा मैटर पे आएंगे क्योंकि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी अभी हमारी थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करना रहता है। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड मैटर्स भाई कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखो भाई सॉलिड्स के बारे में आपकी सराउंडिंग्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई होंगी या जिनके बारे में आप डेली लाइफ में जो रोज़ यूज़ करते हो, तो उन्हीं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। फर्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके अंदर हाई होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू गैस, कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसके अंदर मिलेगा ज्यादा, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में और गैस के कंपेयर में। दूसरा हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के आगे से डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैसे एक अभी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में ही। भाई किसी चीज़ को आप मेल्ट करते हो, ठीक है, मेल्ट का मतलब क्या है, यदि आप सॉलिड से कहाँ जाओगे, लिक्विड के अंदर, तो आप डेफिनेटली क्या कर रहे हो, यहाँ पे मेल्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ अपना नेचर चेंज कर रही है, कोई सॉलिड में एग्जिस्ट कर रही थी, अब वो गैस में जा चुकी है, तो मतलब वो मेल्ट हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास आइस है और आइस को मैंने बाहर रख दिया और वो कन्वर्ट हो गया आइस पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरी आइस मेल्ट हो गई, जो क्या बन चुकी है, वाटर, और वाटर एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म के अंदर और आइस ने एग्जिस्ट किया था यहाँ पे सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है। और फिर कोई लिक्विड से पहुंचता है किसके अंदर, गैस के अंदर। अब भाई आपके पास वाटर था, वाटर को आपने क्या किया, टेम्परेचर लगाया, हीट दिया, और वो जो कन्वर्ट हो गया वाटर आपके पास गैसेस फॉर्म के अंदर। अब जैसे ये गैस फॉर्म में आया है तो यहाँ पे आपने हीट लगाई है, कौन सी, एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे भी स्टेट देखो, यहाँ से यहाँ भी स्टेट कन्वर्ट हो रही है और यहाँ से यहाँ भी स्टेट कन्वर्ट हो रही है। तो मतलब कोई सॉलिड से लिक्विड जाता है तो वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, और कोई लिक्विड से गैसेस जाता है तो वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया है, बाकी साथ साथ हम और भी एग्जांपल्स उसके हम डिस्कस करेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात की, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसके क्या रहते हैं, हाई रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू गैसेस। देखो इसके अंदर भाई, क्योंकि मैटर 3 फॉर्म में हमने डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। 2 स्टेट और हैं, प्लाज्मा और एक्वस, जिसके बारे में हम जो कम्पिटिटिव क्लासेस होंगे हमारी फाउंडेशन वाले, उन 2 का हम वहाँ डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हमारा सफिशेंट होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जानना बोर्ड लेवल पे। तो यहाँ पे हमारी कन्वर्ट हो रही है, तो हमने 2 पॉइंट के बारे में बात की। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू गैसेस। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया मेल्टिंग
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई रहता है कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू गैसेज। अब जो मैं थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो पता चल गया कि मेल्टिंग पॉइंट कहाँ यूज होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ यूज होता है। अच्छा, ये दोनों जगह पे इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये मेल्ट भी होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, क्योंकि कुछ गैसेज ऐसी हैं जो डायरेक्टली एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर। अब जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का ये डेंसिटी का सिंबल होता है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। भाई डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है किसकी, सॉलिड की। सॉलिड क्या करेंगे, जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर हाई डेंसिटी होती है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। इनके अंदर डेंसिटी सबसे हाई होती है। दूसरा, इनके अंदर जो स्पेस होता है, यानी कि मॉलिक्यूल, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, स्पेस होता है। तो स्पेस की बात कर लेते हैं। तो भाई इनके अंदर जो स्पेस होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। मतलब कुछ आपको ऐड करना पड़ जाए, सॉलिड में कुछ ऐड करने चाहो आप, ठीक है, तो वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर जो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल एटम एंड आयन, जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम, स्पेस जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही लेस होता है, कम होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। और इसके बेस पे हम बोल सकते हैं डायरेक्टली हम की सॉल्युबिलिटी लेस होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी लेस होगी। मतलब इसके अंदर ऐड करना, जो इसके अंदर हम किसी चीज को ऐड करना चाहें तो बहुत कम मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जगह ही नहीं होती उतनी ज्यादा, ठीक है। इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तभी मैंने लिखा कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हमने अभी इसके 4 पॉइंट पे बात की है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, डेंसिटी की बात हो गई, हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो गई। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में भी मैं आपसे अच्छे से डिस्कस करूंगा कि इसका क्या क्या इफेक्ट होते हैं इस पे। और इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका जो शेप होता है, शेप वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। आपको सॉलिड, कोई भी आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक आपका बुक है, कॉपी है, पेन है, आपका मार्कर है, स्केल है, बैग है, शूज है, यूनिफॉर्म है, वो सारे क्या है, सॉलिड है, चेयर है, बोर्ड है, सारे सॉलिड हैं। तो इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है। आपको मैंने बोला डस्टर, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी शेप आ जाएगी कि डस्टर की कैसे शेप होती है। तो इसका जो शेप होता है वो जनरली क्या होता है, फिक्स होता है। और इसके अलावा आप जो डिस्कस करेंगे एक बार बुक से, सॉफ्ट रीडिंग करेंगे कि, और किसी बच्चे को डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में, और जो अपना जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर आराम से आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन आपका होता है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब इसकी बात हो गई, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लिक्विड की, हमने इसकी बात कर दी। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ कि सॉलिड्स को सबसे बड़ी बात है कि ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है, कि सॉलिड्स आर, ये आपका एक इंपॉर्टेंट और कॉमन पॉइंट रहेगा, इसको मैं स्पेशली अलग से लिख देता हूँ कि सॉलिड्स के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात है कि अभी मैंने बात किया सॉल्युबिलिटी, मतलब उसके अंदर जो ऐड कर सकते हैं तो कम कर सकते हैं, तो मतलब उसके अंदर जो प्योरिटी रहती है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और उसी प्योरिटी का हम क्या लेंगे, बेनिफिट लेंगे। और बेनिफिट कैसा लेते हैं कि सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं कि सॉलिड्स आर ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिनके अंदर इम्प्योरिटी कम पाई जाती है। आज तक 100% कोई भी सॉल्यूशन प्योर नहीं है। मैक्सिमम जो प्योरिटी होती है तो 98 से 99.9% तक हम किसी को प्योर बोल सकते हैं लॉजिकली फॉर्म में, मतलब किसी भी एंगल से हम किसी को 100% प्योर नहीं बोल सकते। मैक्सिमम मैंने बताया है 99.9% या 99.1% या 98% तक हर कोई सॉल्यूशन प्योर होता है, अदरवाइज उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड होती हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्योरिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और कोई भी जैसा आपकी मेडिसिन है, इंजेक्शन है, कोई भी सॉल्यूशन है, जो आपकी टैबलेट्स वगैरह होती हैं, तो वही सॉल्ट, एक कॉमन सॉल्ट की बात करता हूँ, कोई भी एक सॉल्ट आपके पास है वो मेडिसिन फॉर्म में है, जस्ट लाइक मान लो बात करता हूँ वो इंजेक्शन लिक्विड फॉर्म में है, या आपके सिरप, जो सिरप वगैरह होते हैं लिक्विड फॉर्म
फॉर्म में है या वो टैबलेट फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, तो उनके में से जो मोर इफेक्टिव रहेगा तो आपको टैबलेट फॉर्म में रहेगा, क्योंकि उसमें सोल्ट की प्योरिटी बढ़ जाती है कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू गैसेस फॉर्म के अंदर। तो सॉलिड्स के अंदर ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा एक नॉर्मली एक पॉइंट आता है कि सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, नो फ्लो, इसके अंदर कोई भी फ्लो नहीं होता, मतलब ये अपने आप से फ्लो नहीं करते। इसको फ्लो कराने के लिए, शिफ्ट कराने के लिए, इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी या आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप इसके बिना आप उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, वो जहाँ है वहीं रहेगा। इसलिए सॉलिड आर रिजिड, इसमें ऑलरेडी लिखा मिलेगा आपको पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लिक्विड्स के अंदर कि भाई लिक्विड्स क्या होते हैं। ठीक है, और फोर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं किस लिए और क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, फिर बात करते हैं लिक्विड, जो आपके पास लिक्विड होते हैं। अब देखो लिक्विड में दोनों तरह के फोर्सेज पाए जाते हैं, इंटरमोलिकुलर भी होता है और वंडुलर फोर्सेज भी होता है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है पर इतना हाई नहीं होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसके अंदर बात करते हैं लिक्विड के अंदर, इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो इसके अंदर पाया जाता है हाई कंपेयर टू गैस, कि गैस के कंपेयर में इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा पाया जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं, अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, इसमें कोई सॉलिड से लिक्विड में तो कुछ आ नहीं रहा है, ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड से गैस में जाएगा तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा बट बॉइलिंग पॉइंट जरूर होगा। इसके अंदर क्या हम डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की। इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई रहेगा कंपेयर टू गैसेस, कंपेयर टू गैस, गैस के कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। डेंसिटी की बात करता हूं, इसकी डेंसिटी हाई होगी कंपेयर टू गैस, गैस के कंपेयर में क्या होगी, ज्यादा कंपेयर टू गैस, गैसेस के कंपेयर में तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, बट सॉलिड के कंपेयर में क्या होगी, सॉलिड के कंपेयर में क्या होगी, लेस रहेगी डेंसिटी, यानी कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली, फोर्सेस की बात कर ली, अब शेप और साइज की बात कर लेते हैं। इसकी जो शेप होती है वो नॉट फिक्स नहीं रहती, जैसे बर्तन में डालोगे आपका जो वाटर होगा वो उसी शेप में आ जाएगा, या और कोई लिक्विड सॉल्यूशन आपके पास है जो आपने रेडी कर रखा है, कोई भी हो सकता है, वो जैसे शेप में, जैसे बर्तन में डालोगे वो उसी शेप में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसकी जो शेप होगी वो फिक्स नहीं होगी। और इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मोस्टली जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं वो कलरलेस होते हैं। लिक्विड जो सॉल्यूशन होंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें इजीली से ऐड किया जा सकता है। लिक्विड जो सॉल्यूशंस होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कलर शो करते हैं, कुछ जो हम बनाएंगे वो कलरलेस भी बनाएंगे और कलर्ड भी बनाएंगे। मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन देखो प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आप कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कुछ कलरलेस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए वाटर, कुछ जो प्योर वाटर होता है उसका कलर ब्लू होता है, ठीक है, और कुछ के अंदर हम क्या करते हैं, कलर्ड शो करते हैं। फिर ये बोलता है कंप्रेसिबल। आप देखो सॉलिड को कंप्रेस करना, दबाना पॉसिबल नहीं है। लिक्विड क्या होगा, लिक्विड्स आपके क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, बट लेस लिक्विड्स को होते हैं कंप्रेसिबल, लेस होंगे किसके कंपेयर में, कंपेयर टू गैस, ठीक है, और हाईली कंप्रेसिबल होते हैं कंपेयर टू हाईली कंप्रेसिबल होंगे कंपेयर टू सॉलिड, भाई सॉलिड के कंपेयर में तो लिक्विड को ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, पर गैस के कंपेयर में इनको कंप्रेस मतलब दबाना, इसको कम दबाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल इसमें के अंदर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारे इसकी जो सेफ साइज की बात करते हैं, अच्छा इसके अंदर क्या करते हैं, सॉलिड्स के अंदर फ्लड करते हैं, ईजिली से अपने आप से
जैसा फ्लो होता है, फ्लो के अकॉर्डिंग ये मूव कर जाते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं अकॉर्डिंग टू पाथ। जैसा इनको आप एक रास्ता प्रोवाइड करते हो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और अब बाकी आप सॉफ्टवेयर रीडिंग करेंगे बुक से। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम उसे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं लिक्विड्स के अंदर। हमने अभी डिस्कस किया, अभी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे गैसेस के अंदर कि भाई गैसेस क्या होती हैं और गैसेस कैसे काम करती हैं। भाई देखो, ऑल गैसेज आर कलरलेस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गैसेज होती हैं वो आपके पास कलरलेस, इनके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है, इनको अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई किया जा सकता है। कुछ नेचुरल गैसेज होते हैं, कुछ नोबल गैसेज होते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है। जो आपके पास नोबल गैसेज होती हैं कुछ बता देता हूँ, जैसे हीलियम, जैसे सिंबल है हीलियम का He, जैसे नियोन, ये भी सिंबल है नियोन का Ne, जैसे आर्गन AR। ठीक है, ये भी उसका सिंबल है। एटॉम नंबर लिखना चाहो तो इसका 2 होता है, इसका 10 होता है और इसका 18 होता है। ठीक है, ये नोबल गैसेज होती हैं। नेचर गैसेज कौन सी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो एक्सेस में नेचर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो गैसेज आपकी क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो फोर्सेस की बात करता हूँ, इसके अंदर जो फोर्स होता है भाई वो वंडरफुल फोर्सेज होता है। इसके अंदर जो फोर्स होगा आपकी, इसके अंदर जो फोर्सेस होते हैं वंडरफुल फोर्सेस पाए जाते हैं। क्यों? अच्छा, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फोर्स आपको देखने को मिलेगा वो वॉल्स पे ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे क्या होता है, कम मिलता है, इसलिए हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अगली बात करता हूँ, जो गैसेज जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, बात करता हूँ डेंसिटी की। तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इसकी बहुत ही लो होती है। किसके कंपेयर में, कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इन दोनों के कंपेयर में इसके अंदर जो डेंसिटी होती है यानी कि मास पर वॉल्यूम, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, कलरलेस होती हैं इसके अंदर। दूसरा हमने बात की कि इसके अंदर वंडरफुल फोर्सेस होता है। तीसरे मैंने बात की गैस चली, इसके अंदर हाईली कंप्रेसिबल। हम कह सकते हैं जिसकी डेंसिटी होती है वो कंपेयर टू लो होती है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की, इस मेल्टिंग पॉइंट की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ से कहाँ पहुँचेगी, सॉलिड के अंदर, या ये कहाँ से यहाँ से पहुँचेगी, कहाँ पे, लिक्विड के अंदर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शनल ऐसे हैं जिस केस में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड के अंदर। और मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, पहले गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और लिक्विड से हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसको आप क्लोज वेसल के अंदर यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसका जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी लो रहता है और इसको जो मेंटेन यानी कि रखा जाता है वो ये मतलब एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेचर में सबसे बड़ी बात है कि नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमारे पास ये है। अच्छा, एग्जिस्ट करने की इनके पास कंडीशन है, ओनली एग्जिस्ट कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म। अच्छा, इनको आप अकेला, जैसे अकेला हाइड्रोजन है आप नहीं एग्जिस्ट करा सकते, अकेले ऑक्सीजन है नहीं एग्जिस्ट करा सकते, अकेले नाइट्रोजन है नहीं एग्जिस्ट करा सकते, सभी को डाई एटॉमिक, डाई का मतलब होता है टू, दो। जैसे एग्जिस्ट करेगा S2 फॉर्म के अंदर, ये एग्जिस्ट करेगा N2 फॉर्म के अंदर। जैसे मैं बात करता हूँ, इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन हो गया S2 फॉर्म में, ऑक्सीजन आपके पास हो गया O2 फॉर्म में, ओजोन में वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है, जैसे हीट लगाई जाती है तो वो अपने आप को साइक्लिक फॉर्म में ले आता है। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता O3 फॉर्म में। जैसे नेचर में ओजोन में सबसे ज़्यादा O3 फॉर्म में पाया जाता है, पर वो रिएक्टिव होता है, स्टेबल होगा तो O2 फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल फ्लोरीन की बात करता हूँ तो वो एग्जिस्ट करेगा F2 फॉर्म के अंदर। तो ये सारी गैसेज डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लोरीन की बात करता हूँ तो एग्जिस्ट करेगा Cl2 फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो नेचर में पहली बात तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, और दूसरा एग्जिस्ट करेंगे तो डायटोमिक फॉर्म में। अच्छा, सिस्टम इनको कैसा चाहिए, तो ये सिस्टम आपके पास ये काम करते हैं क्लोज सिस्टम के अंदर।
इनके पास सिस्टम इनको कैसा चाहिए, क्लोज चाहिए। और ये इनके मेंटेन रखने के लिए दूसरी बात, आपके वहाँ पे टेम्परेचर, मतलब ये रिएक्ट करती हैं। पहली बात तो ये क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं। हाईली रिएक्टिव का मतलब होता है कि जैसे थोड़ा एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आती हैं तो हाईली अपने ऑक्सीजन आते हैं, मतलब ऑक्सीजन जो रिएक्ट करती है वो सबसे ज़्यादा एक ही फॉर्म में करती है, वो ऑक्साइड फॉर्म में। ये हाईली रिएक्टिव होती हैं कहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पे इनकी रिएक्टिविटी हाई रहती है, ठीक है। और जनरली जो गैसेज जब रिएक्ट करती हैं, जनरली आपकी जो गैसेज होंगी वो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करेंगी, तो गैसेज सबसे ज़्यादा हाईली क्या बनाती हैं, हाईली ऑक्साइड, यानी कि सबसे ज़्यादा अपने ऑक्साइड बनाती हैं। वो नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, ऑक्साइड्स होते हैं 3 तरीके की, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। 3 तरीके से अपने ऑक्साइड बनाती हैं, हाईली ऑक्साइड बनाती हैं। वो एसिडिक और बेसिक जो इनके नेचर होते हैं वो एलिमेंट पे और आपके अलग अलग एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करती हैं। पर बेसिकली यहाँ पे हम बस इतना ही जानेंगे कि गैसेज हाईली ऑक्साइड बनाती हैं। और ऑक्साइड जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले मोनोऑक्साइड, दूसरा आपके पास निकल के आता है यहाँ पे डाइऑक्साइड, और तीसरा आपके पास यहाँ पे जो निकल के आता है वो होता है आपका सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये 3 तरीके के नेचर में क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई बॉन्डिंग के बारे में। इसके अलावा आप सॉफ्ट एक बार रीडिंग करेंगे, मैं बार बार एक ही बात आपको बोल रहा हूँ कि बुक से आपको सॉफ्ट रीडिंग करनी है। ये नहीं कि आपको लेक्चर मिल गया तो उसके बाद आप बुक से पढ़ना छोड़ देंगे या नोट्स से की रीडिंग करना बंद कर देंगे। ये सिर्फ आपको एक सपोर्टिव है कि आप जितना ज़्यादा बुक से ज़्यादा रीडिंग करेंगे और जो डाउट्स आ रहे हैं आप उनको रेगुलरली या तो ग्रुप्स के अंदर या जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर, या आप फिर जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट्स फॉर्म में आप इनको डालेंगे, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा डाउट्स हुए तो एक डाउट बेस पे आपको अलग से लेक्चर मिल जाएगा उसके लिए। बट ये नहीं है कि आप बुक से नहीं पढ़ेंगे, बुक से आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा मेटेरियल यूज करेंगे। और साथ साथ जैसे बोर्ड पे आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वैसे वैसे फाउंडेशन बेस पे, कंपटीशन बेस पे आपको इन्हीं सभी चैप्टर्स के अलग से लेक्चर्स मिलेंगे। और उनके बेस पे जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी साथ साथ में लेक्चर में सोल्व कराए जाएंगे। पर आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस मेंटेन रखनी है, कभी भी आपका होमवर्क इसके बेस पे चेक कर लिया जा सकता है। अभी जो मैंने बॉन्डिंग के बारे में बात की थी तो बॉन्डिंग के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं कि भाई बॉन्डिंग की कैसे काम करती है और ये सब होता है तो क्यों होता है, ठीक है भाई। हमने पता क्या 3 चीजें हमने पढ़ी। ये जो नेचर के अकॉर्डिंग है, नेचर के अकॉर्डिंग हमने 3 तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो तो हमने पता कर लिया। अब 2 फॉर्म रहती हैं, वो फाउंडेशन क्लासेस में होंगी, प्लाज्मा स्टेट और आपकी एक्वस स्टेट। अभी देखो सॉलिड से हम चले, यानी कि मैटर एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड में, सॉलिड से आपका पहुंचा लिक्विड के अंदर और लिक्विड से आपका पहुंचा गैसेस के अंदर। तो जो फॉरवर्ड गया है वो ऑलरेडी बैकवर्ड भी आएगा, ठीक है। तो सॉलिड से चले लिक्विड पहुंचे, लिक्विड से चले गैसेस पर पहुंचे, गैसेस से चले वापस लिक्विड आए, लिक्विड से चले तो हम वापस सॉलिड फॉर्म में आ गए। भाई ये सब चेंज होने का रीजन क्या है कि मैटर कैसे चेंज होगा, ऐसे कैसे चेंज हो सकता है। आपके पास कोई चीज आज कुछ हो रहा है और वो चीज कल किसी और फॉर्म में चेंज हो जाए। जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है, वो आइस फॉर्म में होता है और आपके देखते देखते क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, आइस के अंदर चला जाता है, या फिर वो गैस से फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में चला जाता है, भाप बन के आपको उड़ता हुआ दिखाई देता पानी। तो वो सब ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे रीजंस क्या होते हैं। मैंने बोला कि सॉलिड्स के अंदर आप दोबारा से, अब मैं कहूँगा अब इस टॉपिक को देखने के बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी दोबारा से रिमाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें ऐसी बताई जाएंगी जो आपने ध्यान से चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ी होंगी। फर्स्ट पॉइंट ये कि मैंने बताया कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। मैंने यहाँ पे बात की तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया क्या, यहाँ पे क्या होता है, वंडरवल फोर्सेस। यहाँ पे
वोल फोर्सेज ज़्यादा होता है। भाई देखो यहाँ पे वंडरल फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, एक ही मैटर है, दोनों तरफ में पोजीशन इसकी चेंज होगी, किसकी, फोर्स की। ठीक है, तो जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी भाई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, भाई ये मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये क्या है H2O, ये क्या है H2O, ये इसके बीच ये तीसरा मॉलिक्यूल आ गया H2, तो इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है ये इसका क्या है, स्पेस। ठीक है, ये स्पेस आने के बावजूद भी इनके बीच में क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो आ गया किस फॉर्म में, स्पेस फॉर्म के अंदर। उसके बाद भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनका जुड़ने का रीजन क्या है, बॉन्डिंग, जिसको हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, इसी अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों भाई अट्रैक्शन है जिसको हम बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो सॉलिड के अंदर ये ज्यादा होता है और लिक्विड के अंदर ये ज्यादा होता है। तो ये काम कैसे करते हैं, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, किसी एटम्स के न्यूक्लियस पे। मतलब कि ये जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है ये न्यूक्लियस पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, और इसका जो आप लोगों को इफेक्ट मिलेगा देखने को, इसका जो आपको इफेक्ट मिलेगा देखने को, वो जिस सिस्टम में आपने इसको रखा गया है, जिस सिस्टम में आप अपने आप को एक कंटेनिंग करा गया है, जहाँ पे स्टोरेज किया गया है, उसकी जो वॉल्स होती हैं, इसका इफेक्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। मतलब नेचर में कोई चीज स्टेबल है और कोई चीज स्टेबल नहीं है, तो उसका कंक्लूजन एक निकल के आता है कि भाई हमारे पास जो शेप है ना वो स्टेबल होगी। कब स्टेबल होगी, जब उसके पास न्यूक्लियस में एनर्जी ज्यादा होगी, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी, हाईली होगी, जिसकी न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी जो आपके पास है जितनी ज्यादा क्या करनी स्टार्ट हो जाएगी, लेस होना स्टार्ट हो जाएगी, वो स्ट्रक्चर्स आपके पास, वो जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होगी। ये अपना रिमाइंडर पॉइंट डाल लेना आप। ठीक है, कि किसी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए उसके न्यूक्लियस में एनर्जी का होना जरूरी है, क्योंकि उसका जो फोर्स लगेगा जो एक दूसरे से अट्रैक्शन है, यदि वो सारे न्यूक्लियस की तरफ भागेंगी, ठीक है, तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगी, और वो वॉल्स यानी कि सिस्टम की दीवारों की तरफ भागेंगे तो उन यानी कि जो मतलब अट्रैक्शन यानी कि इन मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन यदि सेंटर की तरफ होगा, न्यूक्लियस की तरफ होगा, तो स्ट्रक्चर भी सेफ बनेगी, उसके अंदर स्पेस भी कम रहेगा, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और उसके अंदर सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, और वो अपने आप में उसका एक पोजिशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ एक फिक्स होगा, डेंसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। और जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को हम घटा दें, यानी कि उनका जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ तो है ही नहीं, किसी का ध्यान न्यूक्लियस की तरफ तो हो ही नहीं, किसी एटम, मॉलिक्यूल और आयन का, और सभी का ध्यान कहाँ हो, एक जिस सिस्टम में हम उसको रख रहे हैं उसकी वॉल्स की तरफ। मान लो एक बर्तन में आपने किसी भी सॉल्यूशन को डाला, वो बर्तन की तरफ भागने लग जाएगा, तो मतलब उसके अंदर क्या होता है, वंडरल फोर्सेस ज्यादा होते हैं। और यदि वो सेंटर की तरफ भागने लग जाएगा, उसको सिस्टम से कोई मतलब है ही नहीं, तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूल ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो शेप, साइज सब कुछ उसका फिक्स रहेगा। और जब बात करेंगे हम वंडर वॉल फोर्सेस की, ये ज्यादा हो गया तो भाई किसी को सिस्टम में ना तो उसका शेप फिक्स है, ना उसका साइज फिक्स है, ना उसका कोई टेम्परेचर फिक्स है, ना उसकी डेंसिटी फिक्स है, वो क्या रहेगी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। उस चेंज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो भाई मैटर आपका एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो ये चेंज होने का एक ही रीजन है कि भाई इनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है ना, उस बॉन्डिंग का अट्रैक्शन चेंज होता है। ये वाले जो बॉन्ड बने हुए हैं, यदि बॉन्डिंग का जो अट्रैक्शन क्या होगा, आपकी बॉन्डिंग के अट्रैक्शन में चेंज होगा। ठीक है, वो कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। बॉन्डिंग अट्रैक्शन में क्या होगा, चेंज होगा। उसी एक कंडीशन के अंदर आपका मैटर एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर। जब तक आपका ये बॉन्डिंग अट्रैक्शन सेम रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तब तक वो एग्जिस्ट करेगा सेम स्टेट के अंदर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। आप उसको किसी फॉर्म में भी आप उसे इजीली से एग्जिस्ट
करा सकते हैं, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा मॉलिक्यूल और सब्सटेंस के बारे में, क्योंकि मैंने इसका बार बार डिस्कस किया है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कंपाउंड, ये वगैरह। वैसे इसका चैप्टर अलग से आएगा, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में एक्स्ट्रा फॉर्म में बेसिक बता देता हूँ, ठीक है, कि भाई डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस के बीच में। और ये बेसिकली आप लोगों की ज़रूरी है, ताकि दोबारा आपसे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाए तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो भाई मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और सब्सटेंस क्या होते हैं, अभी बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे बड़ी बात है कि भाई मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है, ये हैं ओनली एग्जिस्ट करते हैं या तो लिक्विड स्टेट के अंदर, या फिर एग्जिस्ट करेंगे गैस स्टेट के अंदर। जो सब्सटेंस है ये ओनली एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड के अंदर, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, ये काम करते हैं आयंस पे, ठीक है। आयंस दो प्रकार के होते हैं, एक आपके पास क्या होते हैं कैटायन, और दूसरे क्या होते हैं एनायंस। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर जो काम करता है वो इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं। कैटायन एनायन यानी कि जब आयंस लूज होती हैं, जब इनको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है किसी गैस मॉलिक्यूल को या किसी लिक्विड मॉलिक्यूल को, जब ब्रेक डाउन तोड़ा जाता है, ठीक है, यानी कि जब ये आयंस को क्या करेंगे लूज करेंगे, या आयंस को क्या करेंगे ये लूज करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर जब ये आयंस को लूज करते हैं तो यहाँ पे आपको नो शो द डेफिशिएंसी, ये अपनी कोई भी डेफिशिएंसी शो नहीं करते। पर जब इनकी बात करता हूँ, पहली बात तो देखो ओनली एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जब हम वर्क फंक्शन कराते हैं, कुछ काम कराते हैं, तो ये लूज करते हैं किसको, मतलब ये लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे, और क्या करेंगे शो करेंगे किसको डेफिशिएंसी को। डेफिशिएंसी का मतलब है कि जो इसके अंदर कमजोरी है, मतलब जो फ्रैक्शन इसके अंदर आएगा, जो मतलब ये आपका ब्लैक बोर्ड है, आपके पास पेन है, चौक है, आपने चौक से एक बार रिटन डाउन कर दिया, लिख दिया, तो उसके बाद देखोगे उसमें सिंबल्स आ जाते हैं, ठीक है। और जब आप चौक से लिख रहे हो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरते रहते हैं। अब मुझे मार्कर है, मार्कर से आप 4 घंटे लिख लो, नीचे कुछ नहीं गिरने वाला, ठीक है, कुछ नहीं गिरने वाला। क्यों? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, ये आप जब डस्टर से साफ करेंगे तो वो ऑलरेडी किस फॉर्म में आ चुका होगा, सॉलिड फॉर्म में आ चुका होगा, जब ड्राई इंक हो चुकी होगी। अब जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो वो आपके डस्टर पे पेस्ट हो जाएगी, तो मतलब वो पार्टिकल आपको लूज हुए पता चल रहे हैं, तो वो लूज होने का मतलब क्या हो, आपने जो लूज किया वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करा, सॉलिड फॉर्म में, तो आप इजिली उसको मेजर कर सकते हो। अब लिक्विड से मान लो, लिक्विड के अंदर क्या होती है, आयंस होती हैं, और आयन फॉर्म पे हम डिस्कस करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो लिक्विड और गैसेज होते हैं, तो इनकी अंदर जो टेंडेंसी पाई जाती है वो वंडरल फोर्सेस की ज्यादा पाई जाती है। तो इनके अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टेंडेंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जो ये इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये इसको स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और इनकी तरफ जाते जाते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी आपकी क्या कर जाती है, आपकी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। और उस डिक्रीज को ही हमें क्या करना होता है, ये नेचर में जो आपका मैटर है वो 3 फॉर्म में है, 4 फॉर्म में, 5 फॉर्म में जो हम डिस्कस करते हैं। तो 5 फॉर्म में इसको क्लासिफिकेशन करने का जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही रीजन है, इसके अलावा इसका कोई रीजन नहीं है। भाई ये सॉलिड लिक्विड गैस 3 फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करने का रीजन हमारे पास यही है, जो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जब मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस के अंदर, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है और प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर आप इसको यहाँ तक इसको आप स्टडी करेंगे तो आप इसमें पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, तीनों की प्रॉपर्टी आप डिस्कस करेंगे। इनको आप लर्न करेंगे, इनके बेसिस पे जो आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं या जो आपको असाइनमेंट मिलेंगे उनके क्वेश्चंस आप स्टडी करेंगे। एंड मैटर्स को आप कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वंडरवल फोर्सेज क्या होते हैं, वो भी आप साथ साथ में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ में जो मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते
हैं, मैंने बोला फिर एनायन होते, कैटायन ये वगैरह, ये सारी चीज़ें, सब्सटेंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा अपने आप को कंटेन यानी कि मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।